ओम शांति। तो आज का जो सत्र है इसमें 3 बातें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम योग से ही शुरू किए तो इसीलिए विशेष हम अलग नहीं बैठे हैं, लेकिन योग युक्त होके सुनेंगे। तो ये जो पहला सत्र है ये होलिस्टिक आरएनडी पे है, और आप जो भी प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रहे हैं, इस बार 3 प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो जो भी प्रोजेक्ट्स आप जिसमें शामिल हो रहे हैं या आपके व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य के बारे में भी, आप जो ये प्रेजेंटेशन है, छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। कुछ सोचने के लिए सवाल है बस, ठीक है। तो होलिस्टिक आरएनडी, एक्सप्लोरिंग दी वाई, तो ये क्या है, थोड़े से स्लाइड्स में आपके सामने रखूंगा। तो इसका संक्षिप्त में आपको एक स्लाइड अगर याद करना हो, जो पूरे प्रेजेंटेशन का सार है वो एक स्लाइड में आपको याद करना हो, मैं वो आपके सामने अभी रख देता हूँ, और वो उसका क्या मतलब है ये बाकी 7 स्लाइड्स में कवर करूँगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, शायद 9वीं 10वीं कक्षा में ये आता है कि एक फंक्शन है, ठीक है। आप में से कोई मैथ्स ज़्यादा नहीं समझते, आप घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है, और इसका क्या अर्थ है मैं समझाऊंगा विस्तार में। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी हम जो भी x माना, हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, ये कर्म फिलॉसफी का इक्वेशन है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका रिजल्ट, उसका जो फल है वो कैसे मिलता है, वो केवल कर्मों पे आधारित नहीं है, बल्कि आप कर्म किस तरह से कर रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, उस पे आधारित है। तो वाई यानी जो आउटकम है, जो उसका फल है, कर्मों का फल है, वो आपके कर्मों और उनके पीछे रहे हुए भावनाओं और उद्देश्य पे टिका हुआ है। तो ये इसका सार है। मैं इसको विस्तार में समझाना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको कुछ उसमें और क्लैरिफाई करना हो तो आप अपने अंदर झांक के देखें, आपको बहुत आराम से उत्तर मिलेगा, और हम चर्चा भी कर सकते हैं। हम कुछ भी क्यों करते हैं? हम करते तो बहुत कुछ हैं, कुछ तो करते ही हैं, लेकिन जो भी करते हैं हम क्यों करते हैं? मान लो हम बीके बनते हैं, मान लो हम स्पार्क मीटिंग अटेंड करते हैं, मान लो हम बाबा से मिलने आते हैं, जैसे बीका भाई अभी जोर से नशे से बोल रहे थे, हम जो है भगवान हमसे मिलने आएगा, हम मिलने नहीं जाएंगे, आदि आदि। तो हम ये क्यों करते हैं, है ना? कुछ भी कार्य हम क्यों करते हैं उसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे कल अंबिका दीदी ने बहुत सुंदर एक बात हमारे सामने रखी, हम श्रीमत का पालन करते हैं, लेकिन श्रीमत का जो लॉजिक है, अगर वो समझ के हम करें कि उसके पीछे एक प्लान है हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तो वो बहुत गहरी बात है। एक है कि हमें जो बताया गया वो हमने पालन किया, और दूसरा है कि उसके पीछे जो राज है, जो रहस्य है, उसको समझ के हम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ताकत मिलती है। तो वाई डू एनीथिंग, हम कुछ भी क्यों करते हैं, इसके बारे में सोच होना जरूरी है। अगर हम थोड़ा सा सोचें, कोई भी कार्य करने से पहले एक बिग पिक्चर व्यू माने हमारा ओवरऑल उद्देश्य क्या है। ऊपर से जब हम देखते हैं, जैसे आबू ऊपर जाते हैं ना, माउंट में जाते समय रास्ते में नज़ारा दिखता है, बहुत कुछ दिखता है एक ही समय। तो ऐसे ही जब हम विस्तार को साक्षी होके देखते हैं तो हमें बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो कोई भी कर्म करने के पहले अगर हम कुछ बातों पे ध्यान दें, सोचें, तो बहुत फायदेमंद होगा। तो वो इस तरह से है। कुछ क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला, हम करना क्या चाहते हैं सच में? हम करने तो जा रहे हैं, लेकिन आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं, उसका रियल वजह क्या है? मान लो हम यहाँ आके बैठे हैं, क्या हमारा ये पर्पस है कि हाँ यहाँ जो बताया जाए हम नोट करें?
नहीं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम स्व उन्नति चाहते हैं, हम विश्व कल्याण के एक मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे कई सारी बातें। तो हमारा वास्तव में क्या उद्देश्य है, हम करना क्या चाहते हैं, ये हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। जैसे हम बाबा मिलन में आते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें हो कि ये बातें हमें हासिल करनी है। जब लक्ष्य होता है तो लक्षण आ जाते, वो वाली बात। दूसरा, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं और हम कर क्यों रहे हैं, क्या ये करना जरूरी है, सोचने वाली बात है। बहुत लोग तो नहीं करते हैं, हम भी ना करें तो हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे पास है ना। ये बाबा कई बार ये शब्द यूज करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, है ना। तो वो नेगेटिव रीति से भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव रीति से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर झांकने के लिए, मंथन करने के लिए, अपनी स्पष्टीकरण के लिए बहुत काम की चीजें हैं। तो दूसरा प्रश्न है, हम कोई बात क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तीसरी बात, हम ये कैसे कर सकते हैं। हम कुछ करने के लिए निकले हैं, लेकिन हम ये कैसे करेंगे। क्या हमारे पास कुछ कलाएं, कुछ विशेषताएं, कुछ और हम सीख लें तो हम ज़्यादा अच्छी कर पाएँ। हम कर तो रहे हैं, लेकिन इससे और बेहतरीन रीति से कुछ कर पाएँ, कुछ जल्दी कर पाएँ, कुछ कम खर्चे में कर पाएँ, कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएँ। क्या करें जो इसकी रिजल्ट ज़्यादा अच्छी हो। हम कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। ये कोई भी कर्म करने से पहले इसके बारे में सोच चलता है। करते हुए तो सोच चलता ही है कि ये ठीक नहीं हुआ या ऐसे होना चाहिए था, करने के बाद बहुत बार होता है, लेकिन उससे पहले अगर सोच चले तो बहुत उसमें फायदा हो सकता है। हम सब साथ है ना, सिंपल है ना, बहुत आराम से हम इस चीज को अपने जीवन में उतार सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जो हम कार्य कर रहे हैं क्या उसका करने का सबसे अच्छा समय अभी है या कोई और समय है। जैसे हम बीज बोते हैं, बीज बोने का भी एक समय होता है। ऐसा नहीं हमें अभी दिल किया तो हमने अभी बो दिया, बाद में पता नहीं फुर्सत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। कोई भी कार्य करने के लिए एक सर्वोत्तम टाइम होता है, उस समय के अनुसार हम करेंगे तो बहुत प्राप्ति होती है, और समय छूट जाए या उससे पहले करेंगे तो उतनी प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए समय के बारे में भी, कब किया जाए कोई भी कार्य, उसके बारे में कुछ प्रायोरिटाइज करें कि हमें 5 बातें करनी है तो पहले क्या करें और बाकी बाद में कैसे करें, है ना। तो उसकी एक सीक्वेंसिंग, एक प्रायोरिटाइजेशन होने से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। कहाँ करें, कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें मददगार हो सकती है। मान लो हम कुछ पुरुषार्थ के विचार में चल रहे हैं, हम सेंटर में करें, एकांत में करें, घर में करें, मधुबन आके करें, कहाँ करें जो हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आराम से प्राप्त हों, हमें जो मदद मिलनी चाहिए वो आराम से मदद मिल पाए, है ना। तो कहाँ वाली बात, वो संदर्भ जो है वो भी बहुत मदद करती है। हम कुछ परिवर्तन थोड़े समय में करना चाहते हैं, और अगर हमारा वो संदर्भ, वो जो रिसोर्सेज हमें मिलने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट भी, जो रिसोर्सेज भी, वो हमारे पास अच्छे हों तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। कौन कौन इसमें शामिल होने चाहिए इस कार्य में। हम कई बार कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिसमें दूसरों को इन्वॉल्व होना होता है, और हम बाद में उनको सुनाते हैं कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन जब हम प्लान करते हैं उनको पहले से शामिल करें तो उसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो होलिस्टिक R&D में हम ये देखें कि हम कुछ भी रिसर्च करते हैं, मान लो पुरुषार्थ के लिए, मान लो स्पार्क के लिए, या मान लो अपने कर्तव्य जो लौकिक कार्य व्यवहार हैं, सेंटर के कार्य व्यवहार हैं, उसमें इन बातों को अगर हम शामिल करें तो बहुत इफेक्टिव होगा। जैसे मान लो अभी भाई हैं, PhD का प्रपोजल कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उस समय कौन कौन सी बातें हम यूज़ करें, सोचें उसके बारे में प्लानिंग स्टेज में, जो हमें इफेक्टिव हो, सबसे ज़्यादा प्राप्ति कराएं हमें, इस तरह की बातें हैं। तो ये कुछ करने से पहले की बात। फिर जब हम कर रहे हैं तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं। तो ये एक अंतर्मुखी जीवन में बहुत प्राप्तियां हैं, और ये सारे जो प्रश्न हैं ये अंतर्मुखता में बहुत अच्छे रीति से हम यूज़ कर सकते हैं।
तो कुछ हम और विचार करें, तो जब भी हम एक होलिस्टिक यानी सर्वांगीण रीति से कुछ कार्य करते हैं, तो केवल हम वो चीज़ नहीं करते जो हमारे सामने है। जैसे आज दादी ने एक बहुत सुंदर बात रखी हमारे सामने ब्रह्मा बाबा की, कि बाबा जब मुरली चला रहे थे तो दादी ने कहा, चेहरा दिखाया ना दादी ने, कि बाबा ऐसे हिस्ट्री हॉल में ऐसे ऐसे कह रहे थे। और दादी ने पूछा, बाबा ये आप किसको सुना रहे थे? तो दादी ने कहा, इनके लिए थोड़ी, मैं तो सबको देख के सुनाता हूँ ना। तो ये जो बात है कि विशाल दृष्टि जो है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम विश्व नवनिर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो वो वाली जो बात है, वो दूर की दृष्टि है, दूरांदेशी बुद्धि है, वो जो बात है वो हमारे सामने होना जरूरी है। विशेष हम जो बाबा के बच्चे विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बने हैं, हमें इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो ये एक है कि हम कार्य करने से पहले क्या सोचें, और दूसरा है कार्य करते वक्त हम बीच बीच में थोड़ा समय निकाल के पुनः चेक करें, पुनः अवलोकन करें कि हम कर क्या रहे हैं। और फिर वही प्रश्न आते हैं, हम ये तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो साथ साथ में आराम से हो सकते हैं। अगर उसको आप बाद में ट्राई करें तो उसमें उतना ही समय लगता है, लेकिन दो कार्य एक साथ करें तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम कार्य करते समय अगर हम साक्षी स्थिति में हैं, जैसे आज का ब्लेसिंग आप देख लो, है ना, स्व सेवा और सर्व की सेवा। एक होता है कि हम सेवा में इतने भाग दौड़ कर रहे हैं कि हमें फिर बाकी कुछ तो ठिकाना ही नहीं। लेकिन अगर बैलेंस है, हम स्व सेवा में भी हैं, तो हमारी बुद्धि साक्षी अवस्था में क्या करती है, और बातों को भी हम आराम से समझ पाते हैं, परख पाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इस समय हम और क्या कर सकते हैं। तो व्हाट एल्स कैन बी डन, हमारे पास और ऑप्शंस क्या क्या हैं इस समय करने के लिए, हमारे पास और क्या क्या हम पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इसी करते करते हम बहुत कुछ कर पाए। कुछ और क्यों ना करें, है ना। हम ये कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव रीति से क्यों ना करें। हमने ये तरीका अपनाया, कुछ नया तरीका क्यों ना अपनाएं, है ना। तो कई बार हम उसमें अटक जाते हैं। कल एक बात हो रही थी किसी से कि जो बेस्ट है ना, जो सबसे अच्छा चीज है, उसका एनिमी पता है क्या है? उसका एनिमी बुरा नहीं है ना। आप सबसे ऊंचे पद में जाना चाहते हो, सबसे अच्छे पोजीशन में जाना चाहते हो, उसका दुश्मन बुरा नहीं है लेकिन अच्छा ही है। अगर मान लो आपके साथ सब अच्छा चल रहा है, तो आप उससे आगे बढ़ने का सोच चलना थोड़ा मुश्किल है। सोचेंगे भाई सब ठीक तो चल रहा है ना, भाई योग भी लग रहा है, बाबा भी प्यारे, सेवा भी हो रहा है, सेंटर भी बहुत अच्छा, सब भाई बहन भी बहुत अच्छे, तो अभी ठीक है और क्या, है ना। तो एक उसमें जो है ना, क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन आ जाता है। और एक होता है कि हमें नहीं, कि नहीं हमें यहाँ नहीं रुकना, हमारा लक्ष्य कहीं और है ना, हमें बेस्ट में पहुंचना है। तो इसीलिए the enemy of the best is not the bad, the enemy of the best is the good, good is the enemy of the best। ये सोचने वाली बात है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत करके हम सबसे अच्छे वाले पोजीशन में नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत काम की चीज़ है, हम उसमें रचनात्मकता लाएं, क्रिएटिविटी लाएं। हम सोचें कि हम इसको और नवीन तरीके से, जैसे बाबा कहते हैं ना, नवीनता लाओ, नवीनता लाओ। तो वही कर रहे हैं, लेकिन और नवीन तरीके से कैसे करें, इसको करने का कुछ और तरीका है। मान लो हम कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कुछ कोलैबोरेट करके करें, किसी और को साथ लगा के करें, उनका भी तरक्की हो, हमारा भी तरक्की हो। बाबा बहुत बार कहते हैं आप अच्छे मैनेजर तब हो जब आप चले जाएं और काम अच्छा चले, है ना। मैनेजर वो अच्छा नहीं जो वहां रहे और काम अच्छा चले। कितना सुंदर बात है ना। लोग समझते हैं मैनेजमेंट वो अच्छी है जो मैनेजर सब काम अच्छा चलाते हैं, और बाबा का क्या कहना होता है, बच्चे आप समान बनाओ, है ना। आप वहां नहीं हो तो भी कार्य उतना अच्छा चले या उससे बल्कि बढ़िया चले। तो हमें दूसरों को अपने समान बनाना है। तो ये बहुत बातें आती हैं। तो कोलैबोरेशन की बातें हैं, वैल्यूज की बातें हैं, अगर हम उनको भी साथ में रखें तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी एडिशन करें तो वो और वैल्यूबल बन जाता है, और मूल्यवान बन जाता है। इसको और कौन से समय पे यही कार्य अभी जो हम कर रहे हैं,
हम सोच समझ के तो कर रहे थे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं इसमें कुछ और चेंजेस आए, कुछ बातें अभी करें, कुछ बात थोड़ी बाद में करें, ये बीच में स्टॉप करके सोचने की ज़रूरत है ना? कई बार हम समझते हैं हमने ठान लिया मतलब ठान लिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको हम कंसिडर करके फिर करते रहें, बीच बीच में स्टॉप करें, चेक करें, फिर जो चेंज करना है सो करें, तो उसमें बहुत प्राप्ति है। और कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं? हम जो अभी तैयार कर रहे हैं मटेरियल, मान लो स्पार्क का प्रोजेक्ट है, हमने स्पार्क में यूज़ किया, लेकिन शायद वो वुमेन्स में काम आ जाए, शायद बच्चों के लिए काम आ जाए, है ना, शायद अपने दफ्तर में काम आ जाए। अभी हम लोग होलिस्टिक R&D पे सोच रहे हैं, लेकिन शायद ये मेरे जीवन में काम आ जाए, है ना, केवल रिसर्च में काम ना आए, बहुत सारी चीज़ों में। हम खाना बना रहे उसमें भी तो काम आ सकता है, उससे पहले सोचें और कैसे बनाए, नहीं, हर बात में काम आ सकता है। तो इसकी एप्लीकेशन, ये एक बुद्धि हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हर जगह में यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा से जो अंदरूनी बातें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उससे कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो इसको हम हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सोच बहुत काम की है। तो ये होलिस्टिक R&D, यानी R&D जिसमें सर्वांगीण विकास हो, ऐसा रिसर्च है ना, तो इसमें ये काम की चीज़ है। और इसमें दूसरे कौन शामिल हो सकते हैं? हम तो कर रहे हैं। मान लो अगर हम यहाँ बैठे हैं और कोई एटॉमिक एनर्जी वाला भाई यहाँ आ जाता है ना, मुझे अभी ख्याल है, मान लो कोई आ गए, तो क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? तुरंत बुद्धि चलेगी, हाँ वो भी अणु के बारे में बात करता है, वो भी एटम के बारे में बात करता है, आत्मा भी वैसे ही है, कितनी शक्तिशाली, हमारे विचार चलने लगेंगे, है ना। हम उसी फील्ड से संबंधित बातें करते रहेंगे तो वहीं टिके रहेंगे। लेकिन अगर दूसरे फील्ड के लोगों से बातें करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज शायद श्रीकांत भाई भी सुनाने वाले हैं कि अलग अलग फील्ड्स, ऐसा नहीं केवल साइंस ही R&D है ना, म्यूजिक में भी R&D होती है ना, फिजिक्स में होती है, तो हिस्ट्री में भी होती है, हिंदी में भी होती है, बहुत अन्य अन्य क्षेत्र के आत्माएं जब साथ मिलके रिसर्च करती हैं, विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो बहुत उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन है ना, जो यहाँ का वहाँ और वहाँ का दूसरे जगह, ये जो आदान प्रदान है विचारों का, उससे बहुत फ़ायदा होता है। कुछ और डीप में जाएं, है ना, पहले हम कार्य करने से पहले सोचते हैं, कार्य करने के दौरान सोचते हैं, और फिर एक बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम देखें तो हमें स्वचिंतन की बात पे ये पहुंच जाते हैं। आखिर मैं इस जीवन में करना क्या चाहती हूँ, या क्या करना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनना, जैसे आज की मुरली में था, आप नर से नारायण या मनुष्य से देवता पढ़ने की पढ़ाई हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। क्या मैंने उसे उस रीति से स्वीकार किया कि हाँ बाबा ने कहा मतलब हमें तो करना चाहिए ना? लेकिन एक है कि हम अपने जीवन से देखें कि वास्तव में मेरी लगन क्या है ना, मुझे क्या करने की एक चाह है अंदर से एक। और ये ना ऊपर से देखें तो दिखता नहीं है, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए एकांत चाहिए। हम एकांत में बैठ के टटोल के अपने आप को देखते हैं तो ये दिखता है। हम जो भी करें, 3 बातें आपके सामने रखेंगे, आप इसको सोचना, इस पे बहुत काम की चीजें। तो हम जो भी कार्य करें उसमें 3 बातें अगर हो तो बहुत सुंदर हो जाता है। पहला ये कि अगर हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट, मान लो दिल्ली जाना है, कोई मुश्किल नहीं है दिल्ली जाना, कैसे भी आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर श्योर नहीं है दिल्ली जाना है या लखनऊ, तो फिर मुश्किल है ना, कहीं तो जाना है लेकिन कहाँ जाना है क्लियर नहीं है। तो लक्ष्य की स्पष्टता, चाहे पुरुषार्थ में हो चाहे कोई भी कार्य में हो, वो उसे इफेक्टिव बना देती है, यानी उसे हासिल करने में मदद करती है। दूसरा, वेल्थ ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का साथ अगर हो तो उसमें बहुत खुशी प्रदान करती है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें मूल्य भी साथ में हो तो अंदर में खुशी मिलती है। और तीसरा, अगर हम कुछ दातापन के भाव से करते हैं तो भरपूरता आती है। तो ये 3 बातें हैं, पर्पस, वैल्यूज एंड कंट्रीब्यूशन। हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो, मूल्यों को उसमें शामिल करें और कुछ देने के भाव से करें, तो
जो भी कार्य हम करते हैं बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये बाबा के जो ये टीचिंग्स हैं, इसका सार ये है कि हम केवल यूं ही कुछ ना करें, करते समय कैसे करें इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इस पूरे टॉक का समरी। y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपका जो भी आउटकम है, जो भी फल है y, वो x यानी जो भी कर्म है उस पे, और उसका एक फंक्शन है, यानी किस रीति से आप उसे कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो, उससे कनेक्टेड है। हम कुछ भी करते हैं तो उसमें कुछ आउटकम्स आते हैं, कुछ फल प्राप्त होते हैं, और जो वो फल है वो क्या, कैसे, किस लेवल पे हमें मिलता है, वो हम किस रीति करते हैं उस पर आधारित है। तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? ये सब जो हमने सुना अभी, जिसके बारे में थोड़ा विचार किया, कहाँ यूज कर सकते हैं? हम बहुत कुछ करते हैं, कई बार उसके बारे में आम तौर पर, है ना, उसका फल क्या होता है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। ये गलत नहीं है, आदत है ना, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग ऐसे रही नहीं है। लेकिन अगर, और हम ये भी जानते हैं, अगर हमें फल बदलना है या नतीजा बदलना है तो सिंपल बात है, या तो आप कर्मों को बदलो या करने का तरीका बदलो, है ना। या तो आप जो कर रहे हो उसको चेंज करो, या जैसे कर रहे हो उसे चेंज करो। तो इसको कहते हैं कॉमन सेंस, है ना। कहते हैं बात तो इतनी सी है, क्या बड़ी बात है, तो सब कोई जानता है। लेकिन हमारे जीवन में हम बहुत करके इसे यूज नहीं करते। हम जीवन में क्या चाहते हैं अगर हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, है ना। हम चल रहे हैं, लेकिन हम चलते चलते चल ही पड़े, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा समय निकाल के विचार करें तो बहुत कुछ इफेक्टिवनेस आ सकती है। तो मैसेज बड़ा सिंपल है, कर्मों का और फल का जो कनेक्शन है वो किस भावना से, किस रीति से, किस उद्देश्य से करते हैं, उससे संबंध रखता है। ठीक है, तो ये पहली बात है। ये शायद आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करें तो बहुत काम आ सकता है, अपने व्यक्तिगत जीवन में यूज करें बहुत काम आ सकता है। तो ये जो 3 आज के सत्र में बात आपके सामने रखनी थी, उसमें पहली बात ये है। दूसरी बात, कल आपके सामने आपको कुछ फॉर्म्स दिए गए। ये पिछले साल भी इसको हमने यूज किया था, और उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अपना चेक करना, और जिसने फिलअप किया नहीं है कृपया फिलअप करना। ये बहुत काम की चीज़ है। इसका हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारी स्पार्क और निमहैंस, जो एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों के कोलैबोरेशन पे लिखा जाएगा। तो ये हम ऑफिशियली कि जो भी हम करते हैं वो हम दुनिया के सामने रख पाएँ, इसीलिए आप लेकिन एक्यूरेट लिखें, बड़ा चढ़ा के ना लिखें। सच की बहुत वैल्यू होती है। तो आप अपने अंदर में चेक करें कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है और आप कहाँ हो, इससे तालमेल करें। ठीक है, क्योंकि बाकी कैसे होते हैं देखना तो गलत है ना, कि वो बाकी सबके हिसाब से हम कैसे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड हमें बहुत अच्छी रीति से समझा सकता है। तो ये राजयोग का प्रैक्टिस रिपोर्ट है, और अगर जिन्होंने दिया नहीं है कृपया बाद में जब अवसर मिले तो स्पार्क यहाँ जो ऑफिस है वहाँ उसको फिलअप करके दे दें। जिन्होंने पहले भरा है वो भी भर के दे दें, क्योंकि ये दूसरी बार करने से भी फायदा है। इसका डिटेल्स काम आता है, स्टेटिस्टिकली काम आता है। तो हम सब का, इस ग्रुप का मुरली अटेंडेंस रिपोर्ट बहुत अच्छा है। करीब 80% हैं जो हर दिन मुरली अटेंड करते हैं, और करीब 14% ऐसे हैं जो प्राय करते हैं। यानी 95% यहाँ स्पार्क में आने वाली आत्माएं दीदी वो मुरली से प्यार करते हैं। ठीक है, तो बहन जी कल कह रही थी, जी बहन जी कल कह रही थी कि कम से कम स्पार्क वाले तो अच्छा योग करना चाहिए, ऐसे ऐसे कह रही थी ना अमृत वेले, है ना। तो उसके लिए एक सुझाव भी है ना, वो इस पॉइंट से रिलेटेड है। अमृत वेला जो है हर दिन करने वाले 50% भी नहीं है इस ग्रुप में बैठने वाले। ठीक है, तो नेचुरल है जब कभी स्पार्क मीटिंग में आएंगे थोड़ा तो झुटका आएगा, है ना। तो दीदी वो एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है कि हम सब एकदम ज्वालामुखी स्थिति ऑटोमेटिक बन जाए। तो उसके लिए एक सिंपल सुझाव ये है कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप अपने आप को संभालो, लेकिन अगर आपकी पड़ोसी को नींद आ रही है, मान लो कुछ
गर्जन हो रहा है ना, तो आप उनको प्यार से, रिस्पेक्ट से उनको थोड़ा अपने क्या कहते हैं शक्ति अर्जन करने का चांस उनको दो, उनको थोड़ा जगा दो, ताकि वो भी योग कर पाएं, वो भी लाभ ले पाएं। ऐसे नहीं ठीक है वो आत्मा उसका जैसा पार्ट है जाने दो उसको, ऐसा नहीं, वो भी हमारे भाई या बहन है, उनका भी भला हो, इस शुभ भावना से उन्हें जगा दें। क्या होगा, वातावरण में पावर आने का सहयोग हो जाएगा, क्योंकि सभी को आदत नहीं है ना, केवल 50% को आदत है हर दिन उठने का। लेकिन अगर हम मोस्ट डेज यानी प्राय उठने की भी बात देख लें तो वो भी अच्छा रिजल्ट है। 45 और 36 देख लो तो वो भी करीब 80% के करीब बन जाता है, अच्छा ग्रुप है। तो यानी जो स्पार्क में रिसर्च में जो लक्ष्य रखते हैं उनको अपने पुरुषार्थ से रुचि है। लेकिन इसमें भी देखें तो करीब 10-11% जो कभी नहीं उठते, कहते भूल चूक से मधुबन में आ गए तब उठ जाएंगे, नहीं तो वैसे उठने का कोई प्लान नहीं है ना। तो ये हमें अपने आप को झांक के देखना है, ठीक है, क्या ये सच में काम की चीज है, जैसे कल दीदी बता रही थी श्रीमत की वैल्यू क्या है, तो उसे हमें अपने आप को चेक करके देखना है। ऐसे जो डेली योग करते हैं इसमें मेजॉरिटी जो है 1 या 2 घंटे दिन में योग करने वाले हैं 37%, और 31% 2 से 4 घंटे के बीच योग करते हैं। तो 8 घंटे का जो हमारा लक्ष्य है इससे हम सब काफी दूर हैं फिलहाल। लेकिन दुनिया के हिसाब से देखें तो भी अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा नंबर है ना, कि करीब अगर आप देखो तो ये भी एक 70-80% ये भी बन जाते हैं जो प्यार से योग करते हैं, जिनको रुचि है योग अभ्यास में, जिसको अपने उन्नति के लिए परमात्मा से प्यार है। ये बहुत अच्छी एक संख्या है ना। तो आमतौर दुनिया में देखो और ऐसी जो ग्रुप है बहुत स्पेशल ग्रुप है। तो ये हमने जब साइकोलॉजिस्ट को दिखाया तो बहुत वो उनको एकदम क्या कहते हैं वंडर लग रहा था, ऐसे भी लोग होते हैं सच में हर दिन उठते हैं 3 बजे 3:30 बजे, ऐसा भी होता है, ऐसे कह रहे थे, है ना। तो हम अपने हिसाब से देखें, बाबा के लक्ष्य के हिसाब से देखें तो लगता है पता नहीं अभी तो मंजिल दूर है, लेकिन दुनिया के सामने हम अभी भी एक बहुत ऊंचा एक क्या कहते हैं एक लाइट हाउस है अपने आप में, अपने जीवन शैली से ही। ऐसे ही एक्सरसाइज करने वाले डिपार्टमेंट में हम मेजॉरिटी फेल हैं, ठीक है, तो इसका हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं है कि केवल हम योग करें तो हमारा तन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा भी एक्सरसाइज करते थे, वॉकिंग में जाते थे, हमें फॉलो फादर करना चाहिए। दादियाँ भी करती थी, अभी भी आप देखो रतन मोहिनी दादी चलने जाती हैं और तेज़ी से चलती हैं। दादी भी जब ठीक होती हैं, बड़ी जानकी दादी, वो भी चलने जाती हैं। तो हमें भी एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। इस ग्रुप का रिजल्ट है कि करीब ऑलमोस्ट 50% हैं जो एक्सरसाइज कभी नहीं करते, बहुत रेयरली करते हैं। यहाँ से मनमोहिनी वन से हम डाइनिंग तक गए, ये हमारा एक्सरसाइज साल का। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नींद में हम करीब करीब ठीक है, दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो करीब 50% का अच्छा नींद है, 22% का एक्सेलेंट नींद है। ये दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। स्ट्रेस लेवल के हिसाब से देखो तो दुनिया में कहते हैं ना टेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस ग्रुप की विशेषता ये है कि करीब कितना 90% के लोगों को मैनेजेबल स्ट्रेस है, यानी या तो स्ट्रेस है ही नहीं या एक मॉडरेट लेवल पे आराम से मैनेज कर पाते हैं। बात आती है सामने लेकिन उसको हैंडल कर पाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है दुनिया के सामने कि जो राजयोग का रुचि से अभ्यास करते, एक होता है भी काम चलाओ अभ्यास कि ठीक है अब आगे ज्ञान में चल ही रहे हैं, है ना, लेकिन एक है कि जो स्पार्क में है, जिनको स्व उन्नति से रुचि है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यानी 90% आत्माएं स्ट्रेस को मैनेज कर लेती हैं। ऐसा नहीं है किसी को नहीं है, कोई कोई है 4.4% ऐसे भी हैं जो बहुत सीवियर स्ट्रेस में है, पता नहीं जीना चाहिए या नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं ऐसे भी, लेकिन रेयर है। बातें आती हैं लेकिन रेयर है।